दोस्तों एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान से निकला, आसमान चूमते स्काईस्क्रेपर से भरा हुआ, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के साथ, जो दुनिया के लिए एक टैक्स पैराडाइज बना और 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मिरेकल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। और इतिहास में इतने कम समय में किसी भी शहर ने इतनी तरक्की नहीं करी जितनी दुबई ने करी। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हर बिजनेस स्कूल पढ़ाता है और कहीं ना कहीं दुनिया का हर देश ऐसी सक्सेस स्टोरी चाहता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आधी कहानी है और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुबई के सक्सेस के पीछे कुछ ऐसे काले राज छुपे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। तो आज के वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं वादा करता हूँ ये देखने के बाद आपका नजरिया दुनिया को देखने के प्रति जरूर बदल जाएगा। तो दोस्तों सच तो ये है कि दुबई की ये चमक सिर्फ ऑयल और टूरिज्म पे नहीं बल्कि एक पूरी ग्रे इकोनॉमी पे खड़ी है जो कई काले राज छुपाए बैठी है। स्मगल्ड अफ्रीकन सोना, सैंक्शन रशियन तेल और तानाशाहों का चुराया हुआ पैसा, ये सब दुबई की नींव बनाते हैं। दोस्तों नवंबर 2020 में एक प्राइवेट जेट पे 250 किलो सोना पकड़ा जाता है जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी और वो सीधा दुबई जा रहा था। और यकीन मानो ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो चलो आज समझते हैं दुबई के उस हिस्से को जो किसी ब्रोशर में नहीं दिखाया जाता। हम अंदर जाके देखेंगे कैसे यूएई दुनिया के काले कामों का सेंटर बन गया और इस मल्टीपोलर दुनिया में इसका वेस्टर्न पावर पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये है दुबई, द ग्रे सिटी की पूरी कहानी। दोस्तों आज का दुबई हमें हर जगह देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे फास्ट कार्स, स्काई स्क्रेपर्स, क्रिप्टो ब्रोज और दिखावे वाली अमीरी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, यूएई सिर्फ दुबई नहीं है और ये हमेशा से इतना फ्लैशी नहीं था। दुबई एक्चुअली 7 एमिरेट्स यानी 7 अलग अलग किंगडम्स में से एक है जो मिलके यूएई बनाते हैं। हिस्ट्री में यूएई बेसिक सर्वाइवल पे चलता था, जहां ना पक्की सड़क थी, ना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड थे और ना फॉर्मल एजुकेशन थी। ज्यादातर लोग टेंट्स में रहते थे और 80% एरिया डेजर्ट था और देश के 3 लाख सिटीजन्स के पास कुछ खास अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। लेकिन एक एमिरेट अबू धाबी के पास एक चीज थी जो गेम चेंज करने वाली थी और वो था ऑयल, और वो भी बहुत सारा। ऑयल इंडस्ट्री के डेवलप होते ही और हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के चलते हुए यूएई की जीडीपी पर कैपिटा 1970 से 80 के बीच करीब 18 गुना से बढ़ी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी कि यूएई का 95% ऑयल रिजर्व सिर्फ अबू धाबी में था। मतलब दुबई जैसे बाकी एमिरेट्स को अपना दिमाग लगाना पड़ा कि सरवाइव करने के लिए हमें एक डाइवर्सिफाइड सर्विस इकोनॉमी बनानी पड़ेगी और उन्होंने एग्जैक्टली वही करा। उन्होंने ग्लोबल ट्रांसपोर्ट हब खड़ा किया, इंटरनेशनल ट्रैफिक के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट बनाया। उन्होंने लो टैक्स प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया जहां 40 से ज्यादा फ्री ट्रेड जोन्स थे, यानी ऐसे एरियाज जहां बिजनेस को इंसेंटिव दिया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भी डेवलप करा। इसके साथ साथ कंजर्वेटिव सोशल रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई जिससे टूरिज्म बढ़ सके और पिछले साल यूएई ने करीब 20 मिलियन विजिटर्स अट्रैक्ट करे। बिजनेसेस के लिए काफी सिंपल पिच रखी, दुबई आओ, टैक्स ना के बराबर दो और सॉफ्ट रेगुलेशन एंजॉय करो, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला काम कर गया। आज ऑयल यूएई की जीडीपी का सिर्फ 23% है। कंपेयर करें तो सऊदी अरेबिया में 45% ऑफ जीडीपी ऑयल से आता है और कुवैत में 50% से ज्यादा। दुबई का बिफोर वर्सेस आफ्टर देखे तो पता लगता है इकोनॉमिकली ये स्ट्रैटेजी एक मैसिव सक्सेसफुल रही। लेकिन इन चमक धमक वाले मॉल्स और 5 स्टार होटल्स के पीछे एक डार्कर साइड भी छुपी है जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस नहीं करती। वही फ्री व्हीलिंग, प्रो बिजनेस सोच जिसने यूएई की लेजिटिमेट इकोनॉमी बनाई, उसने एक ऐसा परफेक्ट एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जहां काफी इलीगल एक्टिविटी भी पनप सकती थी। तो एक डार्क ट्रेड काम कैसे करता है? दुबई के पास खुद का ज्यादा ऑयल नहीं है, लेकिन दुबई ग्लोबल कमोडिटीज ट्रेड का हब बन चुका है, बोथ लीगल एज वेल एज इलीगल। तो वापस चलते हैं उस प्राइवेट जेट पे जो पकड़ा गया था। वो प्लेन दुबई इसलिए नहीं जा रहा था दोस्तों क्योंकि गोल्ड की फाइनल डिमांड वहां पे थी, लेकिन दुबई वो ट्रेडिंग पॉइंट है जहां गोल्ड रिफाइन होता है और फिर आगे रियल एंड मार्केट्स में बेचा जाता है, जैसे इंडिया और चाइना। और ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों। 2020 में $186 बिलियन से ज्यादा का गोल्ड यूएई से होकर गुजरा। फिजिकल गोल्ड ट्रेड में ये अब से स्विट्जरलैंड से पीछे है, यानी दूसरे नंबर पे है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम गोल्ड की कीमत या फिर क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्ड आता कहां से है।
2022 में अफ्रीका से यूएई में आया गोल्ड इंपोर्ट का 67% यानी लगभग 405 टन स्मगल होकर आया, जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा गया। और ये इसलिए पता चलता है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज का ऑफिशियल एक्सपोर्ट देखें तो यूएई में आने वाली गोल्ड की मात्रा अफ्रीकन कंट्रीज से निकलने वाले ऑफिशियल रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। और दिक्कत ये है कि अफ्रीका से यूएई आए गोल्ड का 68% उन कंट्रीज से आता है जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड और हाई रिस्क लिस्टेड है, जैसे बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान। यहाँ गोल्ड अक्सर छोटी आर्टिजनल माइन से आता है जहाँ वर्किंग कंडीशन बेहद खतरनाक होती हैं। एग्जाम्पल लो बुर्किना फासो का। ये कंट्री साल में करीब 30 टन गोल्ड प्रोड्यूस करती है छोटी आर्टिजनल माइन से, और जहाँ माइनिंग वर्कफोर्स 30 से 50% चाइल्ड लेबर है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड अफ्रीका से निकल के स्विट्जरलैंड भी जा सकता था, लेकिन फिर दुबई ही क्यों आया? वही लूज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जिसने दुबई को लेजिटिमेट बिजनेस के लिए इजी बनाया, उसी ने इसे लेस लेजिटिमेट बिजनेस के लिए भी एक परफेक्ट सेटअप बना के दिया। यूएई में किसी एक्सपोर्ट लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत ना होने की वजह से अफ्रीकन गोल्ड का स्मगलिंग एक्सेप्शन नहीं बल्कि नॉर्म बन गया है। लेकिन यूएई का रोल सिर्फ गोल्ड तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। 4 साल पहले रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, जिसके जवाब में वेस्ट ने मैसिव सैंक्शंस लगाए ताकि मॉस्को की वॉर मशीन को फंड करने वाले ऑयल और गैस रेवेन्यू पे रोक लगा सके। पहले ईयू और G7 ने अपनी मार्केट में रशियन ऑयल की शिपमेंट बैन करी, और फिर उन्होंने रशियन ऑयल पे $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगा दिया ताकि ग्लोबल सप्लाई चलती रहे पर पुतिन की जेब में ज्यादा पैसा ना जाए। सिंपल शब्दों में नॉन G7 मार्केट्स को रशियन ऑयल बेचना लीगल था, लेकिन तब तक जब तक $60 पर बैरल से नीचे का ऑयल हो। लेकिन इन सैंक्शंस ने रशिया के ऑयल ट्रेड को यूरोप से हटके एशिया की तरफ पुश कर दिया, इंडिया और चाइना जैसी मार्केट्स की तरफ, और यूएई इस शिफ्ट के बिल्कुल सेंटर में था। अप्रैल 2022 में हमले के तुरंत बाद करीब 47% रशियन ऑयल स्विट्जरलैंड में ट्रेड होता था और सिर्फ 1.5% यूएई में। लेकिन सिर्फ एक साल में पिक्चर बिल्कुल पलट गई, जब 51% रशियन ऑयल अब यूएई में हाथ बदलता है, जबकि स्विट्जरलैंड सिर्फ 5% पे रह गया। आज दुबई एक शैडो ट्रेडिंग ऑपरेशन का अनडिस्प्यूटेड सेंटर है, जो रशिया के फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स के करीब 54% हैंडल करता है। क्योंकि ऑयल ट्रेड करना सिर्फ प्राइस बोलने और बैरल्स हैंडओवर करने जितना सिंपल नहीं है। इसके लिए चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस, फाइनेंसिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट देने वाले बैंक्स, इंश्योरेंस और हेजिंग जैसी रिस्क मैनेजमेंट, और कार्गो को ए से बी ले जाने वाली शिपिंग कंपनीज। तो अगर आप एक सैंक्शन रशियन ऑयल कंपनी हो तो आपको एक मिडलमैन चाहिए, और दुबई उसके लिए परफेक्ट जगह है। एग्जांपल देखो, लुकोइल रशिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, जो रशिया के टोटल आउटपुट का करीब 16% पंप करती है। इसका बहुत सारा ऑयल इंडिया जाता है, और इंडिया में इसे रिफाइन करते हैं बड़े स्टेट ओन्ड कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो 2024 में दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल थी। तो बायर है, सेलर है, पर बीच में एक इंटरमीडियरी चाहिए, भले ही वो ऑयल को फिजिकली छुए भी ना। 2022 से पहले लुकोइल अपना लगभग सारा ट्रेडिंग स्विट्जरलैंड में एक एंटिटी लिटास्को एसए के थ्रू करता था, लेकिन अक्टूबर 2022 में लिटास्को एसए सैंक्शन हो गई, तो उन्होंने दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर में एक नई एंटिटी खड़ी करी, जिसका नाम था लिटासो मिडल ईस्ट DMCC, और ये दुबई कंपनी फॉरेन गैप भरने आ गई और अर्ली 2023 तक रशियन ऑयल की सबसे बड़ी बायर बन गई। जनवरी 2024 से मार्च 2025 के बीच इस कंपनी ने $10 बिलियन से ज्यादा का रशियन क्रूड इंडियन स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज को भेजा। ये अक्टूबर 2025 तक चलता रहा, जब लिटास्को मिडल ईस्ट खुद भी सैंक्शन हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लुकोइल ने दुबई में एक नई ट्रेडिंग कंपनी खड़ी करी और इस बार नाम दिया इसको अल्गाफ मरीन, और इंडिया को ऑयल भेजना कंटिन्यू रखा। इस साल जनवरी में रिपोर्ट आती है कि ये 3 कंपनीज में से एक थी जो 2.2 मिलियन बैरल्स उराल्स क्रूड को रिलायंस की मैसिव जामनगर रिफाइनरी गुजरात तक पहुंचा रही थी। और गेस व्हाट, अप्रैल में अल्गाफ मरीन भी सैंक्शन हो गई। ये दोस्तों सैंक्शंस का वैक-अ-मोल गेम है, जहां यूएई में नए ट्रेडर्स का एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग नेटवर्क क्रूड को चालू रखने के लिए बार-बार पॉपअप करता है। नए मिडलमैन पर वही गंदी ट्रेड। और हमने अभी ईरान का जिक्र भी नहीं करा। सोच के देखो, दुनिया के दूसरे सबसे सैंक्शन देश ईरान का ऑयल बाहर कैसे जाता होगा। और इन सब के पीछे की वजह वही है जो गोल्ड के लिए थी। दुबई 3 चीजें ऑफर करता है। पहला, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है, यानी वेस्टर्न सैंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा, इसका एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबली कनेक्टेड फाइनेंशियल सेक्टर है जो ऑयल ट्रेडिंग के लिए जरूरी सारी सर्विसेज देता है। और तीसरा, इसका एक रिलेटिवली प्रोमिसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जहां आप आसानी से कंपनीज बना सकते हो और किसी भी शिपमेंट का प्राइस, ओरिजिन और डेस्टिनेशन छुपा सकते हो। रिजल्ट ये है कि यूएई आज एक ऐसी नई दुनिया का सेक्टर है जहां ईस्टर्न मनी
वेस्टर्न रूल्स के बिना ऑपरेट कर सकता है और एक कॉन्गो से लेके क्रेमलिन तक बैड एक्टर्स के लिए एक लाइफलाइन बन चुका है। तो दोस्तों अब चलते हैं दुबई द प्रॉपर्टी पैराडाइज पे। यूएई सिर्फ वेल्थ बनाने की जगह नहीं बल्कि उसे रखने की भी बढ़िया जगह है। पुराने जमाने में कॉनमैन और करप्ट ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस अपनी काली कमाई ब्लैक का पैसा एक स्विस बैंक अकाउंट या फिर लंदन के एक फ्लैट में पार्क करते थे, लेकिन अब वो उतनी ही आसानी से दुबई के एक लग्जरी कॉन्डो में इन्वेस्ट करते हैं अपने घर के एंटी करप्शन बॉडीज और जर्नलिस्ट की नजरों से दूर होते हुए। एग्जाम्पल लो नाइजीरिया का। वेस्ट अफ्रीका की लो इनकम कंट्री है ये, जिसके पास बहुत ऑयल है और करप्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाइजीरिया के पॉलिटिशियन की एवरेज सैलरी ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन 2020 की एक इन्वेस्टिगेशन ने दुबई में 800 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करी जो नाइजीरियन पॉलिटिशियंस या उनके फैमिलीज के नाम पर थी। इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी कुछ $400 मिलियन। ये उस वक्त के नाइजीरिया के पूरे एनुअल मिलिट्री बजट के 2/3 हिस्से के बराबर थी, यानी 2/3 हिस्से के बराबर। और मैप देखो, नाइजीरिया के 17 स्टेट में ऐसे करंट या फॉर्मर गवर्नर्स थे जिनकी दुबई में प्रॉपर्टी थी। और बात सिर्फ नाइजीरिया तक नहीं है दोस्तों। एग्जाम्पल लो वो $44 मिलियन का घर जो अजरबैजानी स्ट्रॉन्ग मैन इल्हाम अलीयेव का है, या फिर उसके 11 साल के बेटे के नाम पे जो खरीदा गया है, या फिर वो 10 बेडरूम और 13 बाथरूम का विला जो रिपोर्टेडली तब के साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जेकब जुमा ने 2015 में लिया था। दुबई प्रॉपर्टी मैग्नेट बन गया है उन लोगों के लिए जिनके पास वेल्थ के सोर्सेज थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं। इसका रीजन समझने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। दुबई आम तौर पे भी एक मेजर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। 2005 और 2019 के बीच में नॉन रेजिडेंट फॉरेनर्स ने वहां करीब $69 बिलियन की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा। नॉन रेजिडेंट फॉरेनर्स द्वारा रेजिडेंशियल ओनरशिप का शेयर दुबई में सबसे ज्यादा है, पूरा 30%। सिंगापुर, पेरिस, लंदन जैसे दूसरे मेजर हब इसके आसपास भी नहीं है। और यूक्रेन वॉर के बाद दोस्तों ये और बढ़ गया। इन्वेजन के बाद के 2 सालों में रशियन बायर्स ने दुबई प्रॉपर्टी में कुछ $6 बिलियन डाले। इसके पीछे कई रीजंस हैं। यूएई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले फॉरेनर्स के लिए जीरो कैपिटल गेन टैक्स है, अपार्टमेंट का सप्लाई बहुत ज्यादा है और लंदन या पेरिस से कई तेजी से और बढ़ रहा है। एक मैसिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी जबरदस्त है और वीजा रेजिम भी रिलेटिवली इजी है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं साइन हुई है। और सबसे क्रूशियल, ये फॉरेन वेल्थ के ओरिजिन के बारे में बहुत कम सवाल पूछता है और जो लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में बेसिकली कुछ डिस्क्लोज नहीं करता। ये सब मिलके इसे एक बहुत अट्रैक्टिव जगह बना देता है अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में यूएई के पास लो टैक्सेस और ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्ट्रेंथ्स हैं जो वेल्दी फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से डाल दो उस पे वीक मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स और स्प्रिंकल कर दो उस पे ओपेक डिस्क्लोजर रेजिम और आपके पास तैयार है दुनिया भर के टैक्स डॉजर्स और क्रिप्टोक्रैट्स का फेवरेट नेबरहुड। तो दोस्तों यूएई का रोल ग्लोबल ग्रे इकोनॉमी में अनडिनाइबल है, चाहे वो स्मगल्ड अफ्रीकन गोल्ड हो, सैंक्शन रशियन ऑयल हो या फिर लग्जरी प्रॉपर्टी हो। तो कंक्लूजन काफी क्लियर है, जीरो टैक्सेस, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और लो कंप्लायंस बैरियर्स ने इसको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ग्रेट जगह बना दी है, लीगली भी और इलीगली भी। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सैंक्शन बस्टिंग के ऐसे ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट सत्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।